वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 27th लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से। आज के लेक्चर में हम अपनी प्रीवियस डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम चेंज को स्टडी कर रहे थे। चेंज क्या है इंडिविजुअल्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सोसाइटीज़ के लिए चेंज क्यों ज़रूरी है। उसके बाद चेंज की टाइप्स क्या हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक प्लान्ड चेंज होती है और दूसरी अनप्लान्ड चेंज होती है। इसके साथ आज हम एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी चेंज पे भी बात करेंगे। प्लान्ड और अनप्लान्ड को तो हमने कदरे डिस्कस किया था कि प्लान्ड चेंज वो जिसमें हम एक सोचे समझे तरीके के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलते हुए हालात के मुताबिक रीएडजस्ट करते हैं। हमें पता होता है कि फलां वक्त में क्या होने वाला है और उसके मुताबिक हमें क्या करना है। और अनप्लान्ड चेंज वो होती है जो सडन अनवेलकम एक इवेंट होता है। कोरोना वायरस की वजह से हमें जो ऑर्गेनाइजेशनली सेटअप चेंज करना पड़ा वो सारा अनप्लान्ड चेंज। उसके बाद इवॉल्व और रिवॉल्व, एवोल्यूशन, इर्तका, एक चीज ग्रेजुअली, स्लोली और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के बाद आहिस्ता 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 चेंज होती रहती है। और रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, फौरी तौर पे एक बहुत बड़ी चेंज, इनकलाबी चेंज, ओवरनाइट बहुत बड़ी चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज, major transformation in the structure, size or functioning of an organization for the purpose of achieving strategic objectives। आपके जो बड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप एक बड़े लेवल पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ यूनिट्स को बंद कर दिया जाता है, कुछ एरियाज में आपकी एग्जिस्टेंस एक्सटेंड कर दी जाती है, कुछ एरिया से हम अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। तो ये सारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या साइज में बड़े लेवल पे चेंजिंग होती है, स्ट्रेटेजिक चेंज। इसकी डिग्रीज है। रेडिकल चेंज, मेजर एडजस्टमेंट्स इन द वेज अ फर्म डज बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है उसमें बड़े लेवल पे बहुत मेजर चेंजेस, रेडिकल, इनकलाबी। और दूसरी इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंट कहते हैं ग्रेजुअली किसी चीज में बढ़ोतरी होना। हम कहते हैं ना जी, सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगा है, मतलब कि पिछले सालों से आज तक हमारी सैलरी कितनी थी और इसमें इस साल कितना इजाफा हुआ। तो इंक्रीमेंटल, ग्रेजुअली। इंक्रीमेंटल चेंज क्या है? एवोल्यूशन ओवर टाइम, मैनी स्मॉल रूटीन चेंजेस। तो स्ट्रेटेजिक चेंजेस दो तरह की हैं, रेडिकल चेंज होती है और दूसरी इंक्रीमेंटल चेंज है। टाइमिंग ऑफ चेंज, ये चीज़ बहुत अहम है और बहुत मैटर करती है कि चेंज की टाइमिंग क्या है। रीएक्टिव चेंज, रीएक्शन हम किसको कहते हैं कि एक एक्शन हो जाता है और उसके रिस्पॉन्स में जो कुछ किया जाता है उसको हम रीएक्शन कहता है। सैलाब आने के बाद अगर हम बांध बनाने का सोचेंगे तो वो हमारी रीएक्टिव पॉलिसी होगी कि हमने रिएक्शन में क्या किया। रीएक्टिव चेंज क्या है? रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, के एक चेंज अगर हो चुकी है ऑलरेडी और उसको अब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल रिएक्टिव चेंज है। एंटिसिपेटरी चेंज, या इसको हम प्रो एक्टिव चेंज भी कह सकते हैं। लुकिंग फॉर बेटर वेज टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, इसमें आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी। आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि बदलते वक्त के साथ चीज़ें किस तरह चेंज होंगी और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्सेस फील्ड, तो देखें एक साइड पे तो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, ये चीज़ें आपको पुश कर रही हैं, ये चीज़ें आपको मजबूर कर रही हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें। हर आने वाले दिन के मुताबिक आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, कस्टमर डिमांड है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इन सब के मुताबिक आप चीज़ों को चेंज करें। ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं, आपको ये पुश कर रही हैं। और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस की भी फोर्सेस हैं। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो आपको रेजिस्ट कर रही हैं कि आप चेंज ना हो। ये रेजिस्टेंस की फोर्सिंग आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ये सारे के सारे लोग आपको पुश कर रहे होते हैं कि आप चेंज ना हो, क्योंकि चेंज के साथ बहुत सारे लोगों के मफाद को ज़्यादा आती है। इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। वाई पीपल रेजिस्ट चेंज। देखें, अगर वन फाइन मॉर्निंग अगर सिर्फ आपको ये कह दिया जाए कि आपका हॉस्टल का रूम हम चेंज करने जा रहे हैं, इस रूम से आपको दूसरे रूम में कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो वहीं से हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी विदाउट नोइंग इट्स रीजन। नॉर्मली वी रेजिस्ट चेंज इवन टुवर्ड्स बेटर। अगर बेहतरी की तरफ भी वो चेंज हो तब भी हम उसको रेजिस्ट करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, ये साइकोलॉजी से हम कुछ चीज़ें समझ रहे हैं। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है कुछ चीज़ों की, या हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो चेंज की वजह से हमारे रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है, हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। दूसरी, सेविंग फेज और वेस्टेड इंटरेस्ट। एक शख्स को एक असाइनमेंट दी गई, कोई नहीं कर पाया, तो हम उस असाइनमेंट को फर्दर चेंज करने जा रहे हैं। तो अब जिस शख्स से वो असाइनमेंट हम ले रहे हैं उसको फेज सेविंग चाहिए, उसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी एम्बैरसिंग है। तो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं कुछ चीज़ों में। एक फेयर ऑफ द अननोन है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर फेयर ऑफ अननोन होता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरह कर दें तो पता नहीं क्या होगा। ये फेयर ऑफ अननोन भी होता है जो हमें चेंज को रेजिस्ट करने में मजबूर करता है। ब्रेकिंग ट्रेडिशंस और रूटीन्स, जो हमारी सालों की रूटीन सेट हो चुकी हैं, हमारी कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशन सेट हो चुकी हैं, जब हम उनको चेंज करने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं जी, हम तो 10 सालों से ऐसा कर रहे हैं, अब कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट सिस्टम्स, सिस्टम्स होते हैं जो ओवरऑल सेट हो चुके होते हैं, जिनको चेंज किया जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम उनको चेंज करने की बात करते हैं तब भी लोग उस पर रेजिस्ट करते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट टीम डायनामिक्स ऐसी होती हैं जो सपोर्टिंग नहीं होती, जिसमें कुछ लोग उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं चेंज को। अच्छा, इस डायग्राम को आप ज़रा डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसमें देखें, एक एक्सिस पे तो चेंज रेट है कि चेंज कितनी तेज़ी से आ रही है, कितनी ज़्यादा है, और दूसरी पे टाइम लाइन है हमारी। तो आप देखें, बीसी बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह से हम बात अगर शुरू करें, तो इंसान ने जो तरक्की की, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, वो बड़ा स्लो था, बहुत स्लो। शायद 100 सालों में हम एक धात इजाद करते थे, अगले 500 सालों में उस धात का इस्तेमाल सीखते थे। तो इंसानी तरक्की का अमल बहुत स्लो था। लेकिन उसके बाद अचानक से 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में इंसानी तरक्की का अमल बहुत तेज़ी से आया। उस तरक्की में तेज़ी से हमारे पास सैटेलाइट, डिजिटल कम्युनिकेशन, इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट, इसके अलावा हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, इन सब ने हमारे वर्क लाइफ और वर्क कल्चर को बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया। इतनी तेज़ द पेस ऑफ चेंज जो थी, उसके साथ एडजस्ट होना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। गुजरते वक्त में एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी से तीसरी नस्ल के दरमियान जो चेंज का पेस थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब चेंज की पेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की ज़िंदगी हमारे वालिदैन ने गुजारी, हम उससे कुछ अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जिस तरह की ज़िंदगी हमारी आने वाली नस्ल गुजारेंगी वो अलग होगी। तो चेंज का रेट और चेंज की जो पेस है वो बहुत ज़्यादा है अब। तो इसके साथ एडजस्ट होना भी थोड़ा मुश्किल है। रेजिस्टेंस टू चेंज, क्यों लोग रेजिस्ट करते हैं, कहाँ से रेजिस्टेंस आती है? सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स, हैबिट। सबसे पहले लोग हैबिचुअल होते हैं, वो चेंज को पसंद नहीं करते। देन फेयर ऑफ अननोन, हमने डिस्कस किया कि एक अनजाना खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इकोनॉमिक थ्रेट्स भी होते हैं, जब हम डिपार्टमेंटल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो लोगों की जॉब लॉस होती है और उसके साथ इकोनॉमिक थ्रेट उनको होता है। न्यू सोशल रिलेशंस, एक शख्स एक डिपार्टमेंट में सालों से काम कर रहा है, उसके वहाँ पे अच्छे रिलेशंस हैं, जब उसको कहा जाए कि आपका ये डिपार्टमेंट हम फलां डिपार्टमेंट में मर्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसे फील होता है कि शायद नए लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात उतने बेहतर और प्रोफेशनल ना हो पाएंगे, और वहाँ पे मेरे लिए नए कुछ सोशल इश्यूज आएंगे। डिसलाइक ऑफ चेंज एजेंट, एक और अहम चीज़ होती है कि जो चेंज एजेंट होते हैं हमारे, जिनके कहने पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे होते हैं, ये जो जो हमारे इवेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम चेंज कर रहे होते हैं, कुछ लोग उनको भी नापसंद करते हैं। दैन डिसलाइक ऑफ इम्प्लाइड क्रिटिसिज्म, जो ओवरऑल क्रिटिसिज्म हो रहा होता है उसकी जद में भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये ओवरऑल एक गलत चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल रीजंस थी। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों रेजिस्ट करती हैं? थ्रेट टू पावर, ऑर्गेनाइजेशन की पावर को थ्रेट सामने आता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केट में डोमिनेंट है और वो चेंज करने जा रही है, तो उसके लिए एक थ्रेट होता है कि शायद नई कंडीशंस में हम मार्केट लीडर ना रह पाएंगे। रिसोर्स लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब चेंज होंगी तो उन रिसोर्सेज पे उनकी जो मोनोपोली है उसको खतरा हो सकता है।
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, हमारे कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ हमारी फिक्स्ड किस्म की कमिटमेंट्स होती हैं, वो हमें चेंज होने पे होने पर हम परेशान होते हैं उनसे। तो ये तो थी रीजन जो एग्जिस्ट उसकी चेंज ना होने की वजूहत। तो कौन सी चीज़ें हैं जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस को पुश करती हैं चेंज की तरफ। एक तो पहले ही चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर हमने टेक्नोलॉजी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कटिंग एज पे रखना है तो हमें चेंज होना होगा। नॉलेज एक्सप्लोजन, इन इन इटसेल्फ नॉलेज डिस्कवरी का रेट जो है, उसकी पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर आने वाले दिन के साथ हमें नए आइडियाज़ और नई थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होता है। रैपिड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ऑब्सोलीट हो रही हैं। शायद 40 साल पहले तक एक प्रोडक्ट जब बिल्ड की जाती थी तो वो उसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता था, मार्केट में वो लंबे अरसे तक मौजूद रहती थी। लेकिन अब बड़ी तेज़ी से प्रोडक्ट्स आती हैं, इस्तेमाल होती हैं और उनकी रिप्लेसमेंट्स बहुत तेज़ी से आ जाती हैं, तो प्रोडक्ट्स बड़ी तेज़ी से ऑब्सोलीट हो जाती हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्कफोर्स इटसेल्फ डाइवर्स हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, जेंडर बेसिस पे डिफरेंट है। तो ये वर्कफोर्स की नेचर भी डिफरेंट हो गई है, जिसकी वजह से ये हमें ड्राइव करता है टुवर्ड्स चेंज। और फिर चेंजिंग वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, हम डिस्पोजेबल कल्चर की तरफ जा रहे हैं, फैमिली साइज छोटा हो रहा है ओवरऑल। लोग अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स पे यकीन नहीं रखते, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स चाहते हैं। तो सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और ये भी हमें ओवरऑल दीज आर ड्राइविंग फोर्सेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यहाँ पे कुछ चीज़ें, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। कोअर्जन और मैनिपुलेशन के जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। कोअर्जन क्या है? किसी शख्स को झिड़कना, उसको उसको स्कॉल्ड करना। नेगोशिएशन और एजुकेशन के जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरऑल उसकी चेंज है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन और फैसिलिटेशन के जरिए हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। दोबारा से ज़रा उसको देखें कि हम किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उनको हम स्पेशल लेक्चर्स कोर्सेज करा सकते हैं कि अगर आप चेंज के बारे में स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उस स्ट्रेस को हम मैनेज करने के लिए आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, गिव एंड टेक कर सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन, बच्चे जब बात ना मान रहे तो ऑफ कोर्स वी हैव नो अदर ऑप्शन देन कोएर्जन। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स एम्प्लॉयज के साथ कोएर्जन का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। 3 C's ऑफ चेंज, चेंज के 3 C's कौन से हैं? कस्टमर्स टेक चार्ज, कंपटीशन इंटेंसिफाइज, चेंज बिकम्स कांस्टेंट। हमने अपनी चेंज पे डिस्कशन का आगाज अल्लामा इकबाल के एक शेर से किया था, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। The only constant thing in the time in our times is pace of change। तो ये 3 चीज़ें हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे ओवरऑल बॉस हैं। कस्टमर की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो हमारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं और उनकी वजह से कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है। और उन दोनों चीज़ों की वजह से चेंज जो है वो ज़रूरी है। Continuous challenge as customer expectations change and can sometimes change faster than organization can respond। एक बहुत अहम चीज़ कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं और समटाइम्स इतनी तेज़ी से चेंज होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाती। एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ चेंज, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईजियर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फैसिलिटेट्स ग्लोबल स्ट्रक्चर्स। आईटी की वजह से हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र बहुत आसान हो चुका है, ग्लोबल स्ट्रक्चर्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो आईटी जो है वो एक एक ड्राइविंग फोर्स है टुवर्ड्स change. Globalization and competition requires new competencies and expectations, facilitates telecommuting। ये ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन है और कंपटीशन है जो एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर दे रहा है कि वो चेंज की तरफ आए। एंड फाइनली डेमोग्राफी,
facilitates telecommuting, new employment relationships and more emphasis on knowledge management. ये डेमोग्राफी क्या होती है? लोगों की जेंडर, रेस, नेशनैलिटी की बेस पे उनको स्टडी करना। तो इन बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन अब तेजी से चेंज हो रही हैं। That's all for today's lecture. Thank you for your understanding. Allah Hafiz.